अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं, आपके निसाब में 12 सबक शामिल हैं और इन 12 सबक में से ही कोई ना कोई खुलासा आपसे पूछा जाता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 खुलासे बताने वाला हूं और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन तीनों खुलासों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक खुलासा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और जिस तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, बड़ी आसानी से आप 3 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाए के आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और देख लेते हैं वो 3 से 3 खुलासे कौन से हैं और इन्हें आपको किस तरीके से अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में लिख कर आना है। तो हमारा पहला जो खुलासा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है लम्हे। ये आपका निसाब में जो एक मुख्तसर अफसाना है वो है, ठीक है। तो इस लम्हे का खुलासा आपको किस तरीके से लिखना अगर एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा सबक है लम्हे। इसका खुलासा आपको किस तरीके से लिखना है तो देख लेते हैं। बलवंत सिंह, यानी इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं बलवंत सिंह। बलवंत सिंह के इस अफसाने लम्हे का हीरो उमाकांत है, जो एक बेपरवाह किस्म का नौजवान है, ठीक है। कहानी सुनते जाइए, सुनते सुनते ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा और इसी तरीके से आपको लिखना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है ये, ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहानियाँ हैं और कहानियाँ सुनते सुनते अपने आप याद हो जाती है, बशर्ते कि आप उसे दिल से तसल्ली के साथ सुने। तो बलवंत सिंह के इस अफसाने लम्हे का हीरो उमाकांत है, जो एक बेपरवाह किस्म का नौजवान है, ठीक है। घर वाले उसकी बेकारी से नाखुश हैं, बेरोजगार है इसलिए घर वाले सब उससे परेशान रहते हैं, नाखुश हैं। और चूंकि उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए उस पर यानी उसके जहन पर रोमानियत मसलत है, यानी एक तरीके से आवारगी है उसके ऊपर, ठीक है। आवारा घूमता फिरता है वो। उमाकांत अपना एक वाकया खुद बयान कर रहे हैं कि सोमवार का दिन था, बता रहे हैं वो, यानी जो इस अफसाने का जो हीरो है वो खुद अपने आप बयान कर रहा है कि सोमवार का दिन था। वो घर से तैयार होकर निकला और बस स्टैंड पर पहुंचकर कनॉट प्लेस, दिल्ली में एक जगह है, कनॉट प्लेस जाने वाली बस में बैठ गया। सर्दियों के दिन थे, बस में एक अजीब सकून तारी था, यानी एकदम शांति छाई हुई थी बस में। उसने पहले औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया, लेकिन कोई भी उसकी पसंद पर पूरी नहीं उतरी। यानी बस में जैसे ही वो चढ़ा तो बस में चढ़ते उसने देखा कि बस में कौन कौन बैठे हैं। तो जो औरतें बैठी थी, जो लड़कियां बैठी थी, उनका उन्होंने जायज़ा लिया। उसने उमाकांत ने जायज़ा लिया। एक औरत उसकी तरफ पीठ मोड़े बैठी थी और 2 बच्चे उसके साथ थे। उसने देखा कि बस में एक औरत बैठी है, वो पीठ करके बैठी थी उसकी तरफ और 2 बच्चे उसके साथ थे। वो सोच रहा था कि 20-25 मिनट का सफ़र यूं ही कट जाएगा। बस चल पड़ी। टिकट लेते वक्त वो औरत मुड़ी और उमाकांत को एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। यानी अब जब उमाकांत बस में चढ़ा तो उसने देखा कि बस में कोई भी खूबसूरत महिला, कोई भी औरत नहीं है जिससे वो बात कर सके, तो उसका ये 20-25 मिनट का जो सफ़र है यूं ही कट जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है, जब बस चल पड़ी तो टिकट लेने के लिए जब वो औरत मुड़ती है तो वो खूबसूरत चेहरा उमाकांत के सामने आता है, वो उसे देख पाता है। आगे क्या होता है? अब उसके जहन में उससे गुफ्तगू करने के ख्यालात पैदा होने लगे। यानी उमाकांत के मन में आने लगा कि मैं इससे बात करूं, इस औरत से। देखा कि औरत के कंधे से लगे हुए बच्चे के कान के पीछे दाद है। अब वो देखता है कि जो औरत के जिस जिस बच्चे को औरत ने गोद में ले रखा है, कंधे पर उसका सर है, तो उसके कान के पीछे क्या है, दाद है उस बच्चे के। उसने बच्चे की दाद की तरफ इशारा करते हुए औरत से पूछा, क्या इसके दाद हो रहे हैं? औरत ने हाँ में जवाब दिया और इस तरह बातों का सिलसिला शुरू हुआ। यानी उसे बात शुरू करनी थी तो उसने किसी तरीके से बहाना बनाकर अपनी बातों की शुरुआत की। उसने पूछा कि इस बच्चे की दाद हो रही है? तो उस औरत ने जवाब दिया हाँ। उमाकांत ने एक होम्योपैथी डॉक्टर बताया जिसका नाम रुचिराम है। फिर उमाकांत उसे बताता है कि मेरे एक जानकार हैं, डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर हैं जिनका नाम रुचिराम है, आप उनको ज़रूर दिखाइएगा, तो वो इसका इलाज कर देंगे। बातों ही बातों में उसे ये मालूम हो गया कि ये औरत मुसलमान है। अब बातों ही बातों में उसे ये पता चला कि जो औरत है जिससे वो बात कर रहा है वो एक मुस्लिम औरत है। जब सफ़र ख़त्म हो गया तो उसने औरत की मदद करनी चाहिए, लेकिन औरत ने मना कर दिया। उमाकांत आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसने पलट कर देखा तो उसे उस औरत के पैर में लंगड़ापन नजर आया। वो सोचने लगा कि ऐसी हसीन औरत और ये ऐब, यानी उस औरत के पैर में क्या था, लंगड़ापन था। तो उसे वो देखता है तो उसे काफ़ी अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत औरत है और उसमें ये ऐब, ये बात सोचकर उसे काफ़ी अफसोस होता है। ये बात जानने के लिए वो औरत के करीब पहुंच गया। जब उमाकांत उसकी टांग के बारे में उससे मालूम करता है तो
मालूम करता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताती है कि किसी बहादुर ने लाठी घुमाकर मारी थी, यानी किसी बहादुर ने उस पर जो है लाठी से प्रहार किया था, हमला किया था, जिससे उसकी टांग में जो है मोच आ गई थी, लंगड़ापन आ गया था। इतने में उस औरत का नौकर आ गया और वह उसके साथ चली गई। उमाकांत उसे देखता रहा यहाँ तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई। यानी इतने में उस औरत का नौकर आ जाता है और वो उसे उसके साथ चली जाती है और उमाकांत उसकी तरफ देखता रहता है जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो जाए। गर्ज ये वाक़या एक किरदार उमाकांत की ज़बानी बयान किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो वाक़या है पूरा, ये उमा जो इस अफ़साने का जो मरकज़ी किरदार है, हीरो है, उसी की खुद ज़बानी जो है वो बयान किया गया है। अफ़साना लम्हा जो किसी बहुत नुमायाँ वाक़ये की बजाय एक दुःख भरे एहसास पर मबनी है। यानी एक तरीके से दुःख भरे एहसास पर आधारित ये जो है मुख्तसर अफ़साना है, कहानी है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में अगर ये खुलासा आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है। हमारा दूसरा खुलासा है फ़ोटोग्राफ़र। 3 खुलासे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक खुलासा आपसे पक्का पूछा जाएगा। बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना है। दूसरा खुलासा हमारा है फ़ोटोग्राफ़र। तो इसे देख लेते हैं। मशहूर अफसाना निगार कर्तुलन हैदर ने अपने अफसाने फोटोग्राफर में दो मारूफ फनकारों को मरकजी किरदार बनाया है। यानी ये जो फोटोग्राफर अफसाना है, इसकी जो मुसन्निफ़ा है वो है कर्तुल आइन हैदर, और उन्होंने अपने इस अफसाने में दो मारूफ फनकारों को क्या बनाया है, मरकजी किरदार बनाया है। इनमें एक रकासा बोलते हैं नाचने वाली को, और दूसरा है मौसीकार बोलते हैं गाने वाले को, जो सुकून की तलाश में एक गुमनाम पहाड़ी कस्बे में गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। यानी ये दोनों जो फनकार हैं वो सुकून की तलाश में कहाँ आते हैं, उस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक फोटोग्राफर से होती है, जो वहां आने वाली नौजवान, शेयर करने वाले और नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें खींचता है। यानी नए शादीशुदा जोड़े भी वहां पर आते हैं, अक्सर माह असल बनाने के लिए। माह असल बोलते हैं हनीमून को। ठीक है? तो जो लोग वहां पर आते हैं वो फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींचता है। वो इन फनकारों से भी उनकी तस्वीरें खींचने की ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर रकासा कहती है कि हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। मगर वो उन्हें किसी तरह राज़ी कर लेता है। यानी वो फोटोग्राफर उन दोनों फनकारों को किसी तरीके से राज़ी कर लेता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और फ़ोटो खींच लेता है और शाम को तस्वीर रकासा व मौसीकार को दे देता है। यानी उनकी फ़ोटो खींच लेता है फोटोग्राफर और शाम को उनको जो फ़ोटो है वो उनको प्रोवाइड करवा देता है, उनको दे देता है। आगे देखते हैं। जब चंद रोज़ बाद दोनों वापस चले जाते हैं, मगर अपना फ़ोटो वहीं भूल जाते हैं। अब काफ़ी थोड़े दिनों बाद में वो दोनों जो फ़नकार थे, रकासा और जो मौसीकार, वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी फ़ोटो जो है, वो रकासा जो फ़ोटो है अपनी, और रकासा अपनी फ़ोटो वहीं पर भूल जाती है। ठीक है? 15 साल बाद वो मशहूर रकासा फिर उस गेस्ट हाउस में आती है। अब देखो इत्तेफ़ाक, 15 साल बाद में वो जो रकासा है, जो नाचने वाली और जो है फ़नकार है, वो वापस उस होटल में 15 साल बाद उसका वापस आना होता है। अब वो अधेड़ उम्र की औरत है, यानी 15 साल की उसकी ज़िंदगी गुजर चुकी है, तो अब उसकी उम्र जो है काफ़ी अधेड़ उम्र की वो औरत है। फ़ोटोग्राफ़र अपनी आदत के मुताबिक फ़ोटो लेने के लिए उठता है, मगर अधेड़ उम्र की औरत को देखकर वो वापस जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ जाता है। यानी फ़ोटोग्राफ़र भी उसे पहचानता नहीं। जब वो आती है तो वो पहले तो फ़ोटो खींचने के लिए खड़ा होता है, लेकिन देखता है कि एक अधेड़ उम्र की औरत है, तो वो वापस अपनी टिन की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। यानी वो उस औरत को पहचानता नहीं है, शुरू में, स्टार्टिंग में वो नहीं पहचानता है। इत्तेफाक से वो औरत उसी कमरे में ठहरती है जिसमें पहली मर्तबा ठहरी थी। अब देखो इत्तेफाक ये था कि वो जो औरत पहली बार जब आई थी, उसी कमरे में वो दोबारा वो ठहरती है। एक रात क़याम के बाद जब वो वापस जाने के लिए अपना सामान समेटने के लिए सिंगार मेज़ की दराज खोलती है, तो उसे एक कागज़ के नीचे अपने नाम का लिफ़ाफ़ा मिलता है। वो लिफ़ाफ़ा बाहर निकालती है और उसे खोलती है, तो उसके अंदर से एक कॉकरोच निकल कर उसकी उँगली पर आ गया। अब वो जैसे वो लिफ़ाफ़ा उसका नाम का वो देखती है, तो वो उसे निकालती है। जैसे वो निकालती है तो कॉकरोच जो है उस लिफ़ाफ़े में से निकल के उसकी उँगली पर आ जाता है। अब उँगली छिटकते वक़्त लिफ़ाफ़े में से एक तस्वीर जो उस रकासा और मौसीकार की थी, नीचे गिरी। अब जैसे ही वो अपनी उँगली छिटकती है तो उस लिफ़ाफ़े में तस्वीर थी, उन्हीं की तस्वीर थी जो 15 साल पहले उन्होंने खिंचवाई थी, मौसीकार और रकासा। तो दोनों की वो जो फ़ोटो थी, तस्वीर जो थी वो नीचे गिर जाती है। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। रकासा ने कहा, कमाल है, 15 साल में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे पड़ी रही। यानी उसे अफ़सोस होता है कि कमाल है भाई, कितनी बार 15 साल में इस सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, लेकिन अभी भी मेरी ये जो फ़ोटो है यहीं पर पड़ी है। यहाँ का इंतज़ाम किस कदर ख़राब है। यानी वो काफ़ी नाराज़ होती है वहाँ के इंतज़ाम को देखकर। कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच वो बेज़ारी और सपाट आवाज़ में कही जा रही थी। यानी एक तरीके से बड़बड़ाती हुई जा रही थी। काफ़ी वो गुस्सा होती है वो ये चीज़ देखकर। मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा। यानी ये बड़बड़ाते हुए वहाँ से वो जा रही होती है। लास्ट में जब वो वहाँ से रवाना होती है होटल से, गेस्ट हाउस से, जाते जाते फोटोग्राफर ने उस रक्कासे से पूछा कि आपके साथी कहाँ हैं।
तो उसने कहा कि कार जारी हयात में घमसान का रन पड़ा है, इसी घमसान में वो भी कहीं खो गए। अब वो जब बड़बड़ाती हुई वहाँ से जा रही होती है तो फोटोग्राफर जो उसे पहचानने की कोशिश करता है उस रकासा को, और आखिरकार उसे पहचान जाता है। फिर वो धीरे से उससे पूछता है कि भैया आपके साथ जो 15 साल पहले जो वो मौसीकार साहब आए थे, जो आपके साथी थे, वो कहाँ हैं? तो फिर वो जो रकासा उसे कहती है कि वो कार ज़ारे हयात में, यानी ये जो जुमला जो है ये फोटोग्राफर के द्वारा बोला गया था उस वक्त, पहले जब वो 15 साल पहले आए थे दोनों फनकार। तो उसे वो याद आ जाती है बात, तो वो कहते हैं, वो जो रकासा उस फोटोग्राफर कहती है कि आपने कहा था ना कि कार जा रहे हयात में घमसान का रन पड़ा है, तो इसी घमसान के रन में वो मेरे जो साथी है वो खो गए हैं। अब कार जा रहे हयात में घमसान का रन पड़ा है, इसका मतलब यही है कि दुनिया में जो है नफसी नफसी का आलम है, हर आदमी अपनी ज़रूरतों में मुब्तला है, फंसा हुआ है, और हर आदमी आगे निकल जाना चाहता है तरक्की की राह में। तो इस तरीके से सभी लोगों को अपनी अपनी लगी पड़ी है, हर आदमी अपने अपने काम में मुब्तला है, किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से कारजार हयात में घमसान का रन पड़ा है, तो ये वो बात कहती है कि सभी अपने अपने काम में मुब्तला है, और वो भी इस घमसान के रन में कहीं खो गए हैं, यानी कहीं आगे निकल गया, तो इस दुनिया से वो गुजर चुके हैं, या फिर किसी और काम में वो मुब्तला हो गए, ये बात वो उनको कहती है। और ये अफसाना इस मुख्तसर जुमले पर ख़त्म हो जाता है, और इस तरीके से इसी जुमले पर एक अफसाना जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा अफसाना, जिसका खुलासा मैंने बहुत आसान ज़बान में आपको समझाया है। अब देख लेते हैं तीसरा खुलासा, जिसका उन्वान है सुकून की नींद। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों खुलासे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई एक खुलासा पक्का आपसे पूछा जाएगा, और इसी तरीके से आपको जवाब देना है। तीसरा खुलासा है हमारा सुकून की नींद। तो इसका देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का इल्मिया है। इल्मिया बोलते हैं ट्रेजिडी, त्रासदी। ठीक है, तो इकबाल मजीद का ये जो अफसाना है सुकून की नींद, ये मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का इल्मिया है, एक तरीके से त्रासदी है, जो दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है, और दौलत हासिल करने के लिए वो अपना सुकून, सेहत और आम इंसानी हमदर्दी से दूर होता जा रहा है। यानी इंसान देखो, चारों तरफ नफ्से नफ्से का आलम है, हर इंसान को अपनी लगी पड़ी है, दौलत के नशे में वो चूर है, और दौलत कमाने की नशे में चूर है, और हर आदमी दौलत कमाने के लिए भाग रहा है। मतलब इस दौरान वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखता, और आपसी हमदर्दी जो है इंसानों के दरमियान वो भी ख़त्म सी हो गई है। ये कहानी एक मुल्क हवा के बादशाह की है, जो मरते वक्त अपने जवान बेटे को ये वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है। यानी जब एक बादशाह था, जो मुल्क हवा जो मुल्क है वहाँ का एक बादशाह था, वो मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता है कि बेटा महल के सारे दरवाजे खोल ले लेना, मगर उस दरवाजे को कभी मत खोलना, क्योंकि वहाँ उस दरवाजे में उस दरवाजे में क्या है, आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है, तो वो ठीक नहीं है। मतलब वो एक तरह से मना करता है। अब जिस चीज़ के लिए किसी इंसान को मना किया जाता है, इंसान क्या होता है, इंसान की फितरत होती है कि वो उस चीज़ को देखना चाहता है, या उस चीज़ को पता करना चाहता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है। तो यही बात उस बादशाह के बेटे के साथ भी होती है। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे से रहा ना गया, और आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल ही दिया और इसमें दाखिल हो गया, जहाँ उसे दो तरह के आदमी मिले। एक तो वो जो जी रहे थे, और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। यानी जो आखिरकार उस बादशाह के जो शहजादा था उससे रहा नहीं गया, और उसने वो दरवाज़ा खोल दिया, और जब उस दरवाजे में दाखिल होता है तो उसे वहाँ पर दो तरह के इंसान मिलते हैं, एक तो वो जो जी रहे थे, और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। वजह मालूम करने पर पता चलता है कि इस मुल्क में वही ज़िंदा रह सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थी। अब जब वहाँ पर वो जानता है कि भाई ये जो वजह क्या है इसके पीछे, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर सारी ज़रूरतें क्या है, पैसे से होती है। शहजादे ने दुआएं मांगने और शहजादा क्या करता है, शहजादे ने दुआएं मांगी और हवा की देवी को बुलाया। फिर वो हवा की देवी को दुआ मांग कर बुलाता है, जैसा कि सबक में, कहानी में, मुख्तसर अफसाने में बताया गया है। जब देवी आती है तो उसने कहा कि वो उनको रुपए पैसे से माला माल कर देगी। हाँ, जब वो देवी आती है, देवी प्रकट होती है, तो वो उससे कहता है कि इनकी ज़रूरतें रुपए पैसे से पूरी होती है, तो देवी तुम इनको पैसे से माला माल कर दो। यानी ये वो देवी को कहता है, ताकि सब आराम और सुकून से रह सके, यानी ताकि ये सभी लोग आराम से और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। देवी ने शहजादे की बात मानकर ऐसा ही किया। फिर क्या था, दूसरे दिन उस मुल्क के लोग जब सोकर उठे तो देखा कि उनके तकियों के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। यानी सभी के नीचे 2-2 लाख रुपए हैं। यानी जब सोकर उठे रात को तो सभी के नीचे क्या हुआ, 2-2 लाख रुपए सबको मिले। मुल्क हवा का हर आदमी मालदार हो गया, मगर अब मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया।
यानी जाहिर सी बात है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो फिर आप किस लिए काम करेंगे। तो यही हाल वहाँ हुआ। उन्हें 2-2 लाख रुपए रोज़ाना मिलने लगे। जब वो सोकर उठते तो रात को सुबह उनको तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपए मिलते। तो अब लोगों ने वहाँ पर क्या है, काम करना छोड़ दिया, इन मज़दूरों ने काम करना छोड़ दिया। कारखाने बंद होने लगे तो सामान दूसरे मुल्कों से आने लगा। अब जब कारखाने बंद हो गए, वहाँ पर सामान नहीं बनने लगा, तो फिर जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाया जाने लगा। मुल्क के लोग बेकार हो गए, बाहर के मुल्कों ने चीज़ें महंगी कर दी। अब मुल्क में कोई चीज़ बनती नहीं थी, तो बाहर के मुल्कों से जो चीज़ें मंगाई जाती थी तो वो काफ़ी महंगी होने लगी, काफ़ी महंगी आने लगी। यानी बताते हैं कि उस सबक में जैसा बताया गया कि एक माचिस की कीमत 1000 रुपये कर दी गई थी। एक माचिस की कीमत 1000 रुपये कर दी गई थी। यानी इतनी महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। हुकूमत के होश उड़ गए। अब जब ऐसा मामला पेश आया तो हुकूमत जो थी उसके होश उड़ गए। हुकूमत ने दानिशमंदों को जमा करके बहस व मुबाहसा करवाई, यानी आपस में डिस्कशन किया गया, मीटिंग की गई। और आखिरकार ये तय हुआ कि चूंकि देवी ने शर्त लगाई थी कि रात को सोने के बाद तकिए के नीचे से रुपए निकलेंगे, इसलिए लोगों को रात को सोने ही ना दिया जाए। अब काफ़ी जो दानिशमंद लोग थे मुल्क के, उनको इकट्ठा किया गया और बहस की गई भी। अगर ऐसा रहा तो देश के मुल्क के हालात काफ़ी बिगड़ने वाले हैं, क्या किया जाए, कोई समाधान, कोई सल्यूशन आप बताइए। तो फिर वो फैसला करते हैं कि जैसा कि देवी ने कहा था कि रात को सोएंगे तो सुबह क्या इनको तकिए के नीचे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो ऐसी सूरत पैदा कर दी जाए कि ये लोग रात को सो ही ना पाएँ। और जब ये रात को नहीं सो पाएंगे तो सुबह इनको 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे तो फिर वही अपना जो सिस्टम वापस बरकरार रहेगा, लोग सभी अपने अपने काम पर जाएंगे और अपनी अपनी मजदूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये फैसला ये तय किया गया कि इनको सोने ही ना दिया जाए। अब सोने ही ना दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं वो, हुकूमत ने मुल्क के साइंसदानों से ऐसी दवा ईजाद करने को कहा जो लोगों की रातों की नींद छीन ले, और साइंसदानों ने ऐसी दवा ईजाद कर ली। अब हुकूमत ने कहा, जितने भी वहाँ के वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उनसे कहा गया कि कोई ऐसी दवाई बनाई जाए जिससे क्या हो कि ये लोगों की रातों की नींद छीन जाए, लोग रात में सो ही ना पाएँ। और जब रात में सोएंगे नहीं तो फिर ये समस्या ही जो है, ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी। तो साइंसदानों ने ऐसी दवा ईजाद कर ली और आखिरकार जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी दवा बना भी ली और एक ऐसा इंजेक्शन बनाया। और फिर ये इंजेक्शन लगाया गया और एक ऐसा इंजेक्शन बनाया और इंजेक्शन के ज़रिए वो जो है दवाई लोगों को लगाई गई, लोगों की जिस्म में पहुंचाई गई। जिसको भी ये इंजेक्शन लगाया जाता, कई महीनों तक नींद ना आती। अब जिसको इंजेक्शन ये लग गया उसको मान लो कई महीनों तक नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो वो जाहिर सी बात है, रात को सो नहीं पाता, तो सुबह उसको पैसे वो जो जैसा कि देवी ने कहा था, वरदान दिया था कि जब तुम सोकर उठोगे तो तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। अब चूंकि वो सो ही नहीं पाते, इसलिए उनको तकिए के नीचे भी वो रुपए नहीं मिलते हैं। इन इंजेक्शन को सरकारी अस्पतालों में ग्लूकोज के नाम पर पहुंचाया गया, और सरकारी हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पर भी ग्लूकोज के नाम पर इन इंजेक्शन को पहुंचाया गया और लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर लगा दिए गए। ये दवा आधी से ज़्यादा आबादी को लगा दी गई। बस फिर क्या था, उन लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया और यूं हुकूमत ने एक बड़ा मुफलिस तबका तैयार कर लिया। बस फिर क्या था, जिस तरीके से इंजेक्शन लोगों के लगे, लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया और इस तरीके से वापस वैसी पुरानी स्थिति में, पुराने हालात में ही लोग वापस आ गए, वापस लोग गरीब हो गए। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और उन्हें सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। अब हुकूमत में जो आला दर्जे पर, आला तबके पे जो लोग थे, वो बड़े आराम से सोते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की ये दवा उन्होंने आज़ाद कर ली थी। जिसको चाहते उसको गरीब करना हो, अब वो जान चुके थे कि जिसको चाहते उसको गरीब कर सकते थे, यह ताकत उनके हाथों में अब थी। अब वो खुद तो बड़े आराम से सोते और सुबह उनको 2 लाख रुपये मिल जाते, तो उन्हें भी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। वो लोग खुश थे कि जब चाहें दवा का इंजेक्शन लगाकर किसी को कंगाल बना सकते थे। अब ये जो आला तबके के लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो अब उनके हाथ में ये ताकत थी कि वो जिसको चाहे इंजेक्शन लगाकर कंगाल बना सकते थे। लेकिन दवा ने अपना असर दिखाया। अब देखो क्या होता है, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दवा ने अपना असर दिखाया कि मुल्क की आधी आबादी के खून में ये बात पैदा हो गई, यानी ये तासुर पैदा हो गया कि वो जिसको भी काट ले तो वो इंसान बिना तड़पे, यानी तड़पे बगैर ख़त्म हो जाए। अब उनके जिस्म में इस तरीके से वो इंजेक्शन लगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो अगर किसी को काट ले, वो इंसान जिसको इंजेक्शन लगा हुआ है, तो वो जिसको काटेगा वो इंसान बिना तड़पे मर जाएगा। अब अमीर खौफ की वजह से रातों को जागने लगे। अब अमीरों में भी खौफ हो गया। पहले तो वो काफ़ी खुश थे, लेकिन अब उनमें खौफ हो गया कि रात को हम सोएंगे और न जाने कोई आकर काट ले तो हम बिना तड़पे ही मर जाएंगे। अंजाम ये हुआ कि बरसों बाद जब शहजादे के, यानी अब वो भी जागने लगे, यानी जिनको इंजेक्शन लगाया वो तो इंजेक्शन की वजह से नहीं सो पाते थे, और जिनको जो अमीर लोग थे वो इस वजह से नहीं सो पाते थे कि क्या पता रात को आकर हमें कोई काट लेगा, तो इस डर की वजह से बेचारे रात भर जागते रहते थे। अंजाम ये हुआ कि बरसों बाद जब शहजादे का उस मुल्क से गुजर हुआ तो उसने देखा कि इस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं
कि हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सोने की नींद दे दे। यानी आखिरकार जब वो शहज़ादा काफ़ी कई सालों बाद वहाँ से गुज़र होता है शहज़ादे का, तो वो देखता है कि लोग खुदा से दुआ माँग रहे हैं कि हमें 2 पल की नींद दे दे, हमारा सब कुछ ले ले। तो ये हालात वहाँ पर पैदा हो गए थे। तो इस तरीके से सबक में ये बताया गया। तो ये था आपका जो सबक, जिसका खुलासा मैंने बहुत आसान ज़बान में आपको समझा दिया। 3 खुलासे हैं, लम्हे, सुकून की नींद और फ़ोटोग्राफ़र। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक खुलासा आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप इन्हें तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें और एग्ज़ाम में जब पूछा जाए तो जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी आसानी से आप 3 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और मन लगाकर अपनी तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके अनकरीब हैं। खुदा हाफिज़।